Hello friends. In this lecture, we will discuss about the primary data. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स के डेटा के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आज हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा के बारे में. तो व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी डेटा, जो मैंने आपको बताया था. प्राइमरी डेटा मीन्स any information which is collected from population or a base of data for a first time, that's called as primary data. हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है प्राइमरी डेटा के बारे में. उसमें सबसे पहली बात है मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा. सर बेसिक, जब भी हम कहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के रास्ते हमारे पास बहुत सारे होते हैं सर. उनमें से यहाँ पे हमें कौन से रास्ते के बारे में बताया गया है, तो क्या सर उन लोगों ने बताया कि भाई 3 टाइप्स की ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहाँ से हम मतलब बेस होता है, जहाँ से हम प्राइमरी तौर पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. पहली है डायरेक्ट इंक्वायरी, जहाँ पे हम खुद जाके पर्सनली इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं. दूसरा है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, देन आफ्टर आता है क्वेश्चनरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी get the information about the direct inquiry. What is meant by direct inquiry? तो क्या सर नाम से ही पता चल जाता है, जब भी कभी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके खुद डायरेक्टली जाते हैं पर्सनली, ओके, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. हम जब जाते हैं मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हुआ क्योंकि इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम अ इन्वेस्टिगेटर. अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ. अदरवाइज अगर मैं नहीं चाहता तो मैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किसी अदर पर्सन को अपॉइंट करता हूँ जो मेरे लिए काम करता होगा, डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करता होगा, मेरे अंडर में होगा. दैट्स कॉल्ड एज न्यूमरेटर. इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे. तो एनी पर्सन हु आर इन्वेस्टिगेटर्स और न्यूमरेटर कलेक्ट द डेटा पर्सनली फ्रॉम द फील्ड. कहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, फील्ड से, पर्सनली पॉपुलेशन के तौर पे डायरेक्टली हम जो कलेक्ट करने जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज डायरेक्ट इंक्वायरी. अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी. तो सर डायरेक्ट इंक्वायरी के बहुत सारे फायदे भी हैं और साथ में उनके लिमिटेशन भी है. तो पहला बेनिफिट क्या है, तो हमें जो डेटा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डेटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल. एक्यूरेट मतलब 100% सही होना. सही है क्योंकि हमने खुद ने कलेक्ट किया है तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, हमें पता होगा कि हमने कहाँ से इसको कलेक्ट किया है और ये रिलायबल है कि नहीं, मतलब उस एक्टिविटी के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट के लिए वो सही है कि नहीं. ना हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ द फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू दे सॉल्व एनी डाउट. जब भी कभी कहीं से भी मैं अगर इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करने जाता हूँ तो सामने वाले पर्सन को और मेरे को दोनों तरफ से डाउट होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इन्फॉर्मेशन पूछी तो सामने वाला पहले बोलेगा कि सर आपको ये डेटा क्यों चाहिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए. तो मैं उसको पर्सनली बता पाऊंगा कि भाई इन एक्टिविटी की वजह से हम ये आपके डेटा कलेक्ट करने आए हैं, या फिर मुझे डाउट होगा कि ये पर्सन जो है मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है या गलत. तो उसके बारे में मेरे जितने भी डाउट्स हैं मैं डायरेक्टली जाके सॉल्व करता हूँ. दैट्स वाई वो इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे. देन आफ्टर थर्ड एडवांटेजेस, investigators get some informations which is help for the interpretation of data. इंटरप्रिटेशन करना मतलब क्या, मैंने बताया था जो भी डेटा हमें मिलता है उसको अच्छी तरह से इजीली समझना. तो जब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो हम खुद गए होते हैं, तो जब भी हम उसको इंटरप्रेट करने बैठते हैं, समझने बैठते हैं, तो उसे समझना हमारे लिए कैसा बन जाता है, ईजी, क्योंकि हमने खुद ने वो डेटा कलेक्ट किया है. दैट्स वाई. अब बात करते हैं उनके एडवांटेजेस में. फोर्थ एडवांटेज, ये जो मेथड है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं, डायरेक्टली मेथड, इट इज़ अ बेटर व्हेन, तो क्या सर इंक्वायरी इज लिमिटेड. जिस फील्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो फील्ड अगर छोटी होगी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी, पॉपुलेशंस कम होगी, तो वो हमारे लिए कैसा बन जाएगा, ईजी. फॉर सम एग्जाम्पल हम बात करेंगे एक मल्टीनेशनल कंपनी जो एक से ज़्यादा देश में एक्टिविटीज़ कर रही है, तो उनका जो टेस्ट है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में अगर हम पर्सनली सबको पूछने जाएँ पूरे देश को, तो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, या फिर उस कंपनी का मालिक उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में अकेला
खुद सबको पूछने जाएगा तो वो इजी रहेगा नहीं, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। दैट्स वाई जब भी कभी फील्ड छोटी हो तो ही हम डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं, और जब भी इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको सम इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली, समटाइम्स क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो होता है उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, हम डायरेक्टली जाते हैं सर पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन सामने वाला पर्सन हमें वो इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रहा है तो हम खुद गए होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्टली कोई दूसरे क्वेश्चन के थ्रू या फिर दूसरी एक्टिविटी के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेंगे। तो ये इसीलिए भी यूजफुल है कि जब भी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता तो वो इन्वेस्टिगेटर को किसी और तरीके से उनके पास से डेटा कलेक्ट कर सकता है। अब दिया गया है डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज मीन बाय डिसएडवांटेजेस? तो कैसा, जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसके साथ कोई नेगेटिव मतलब बुरा काम भी पॉसिबल है कि हो ही जाएगा, कोई एक्टिविटी जो हम नहीं करना चाहते वो भी पॉसिबल होगी। यहाँ पे भी वही है, डायरेक्ट इंक्वायरी ये सभी चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन जब भी कभी हम डायरेक्ट इंक्वायरी को फॉलो करते हैं तो वो मोर टाइम कंज्यूमिंग, मोर एक्सपेंसिव, और जो न्यूमरेटर्स है ओके वो उस टाइम में उसे कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि उसका खर्चा भी ज़्यादा है, फील्ड भी बड़ी है, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है। दैन आफ्टर तो क्या सर, इफ द न्यूमरेटर इज अनट्रेन्ड, मतलब जो बंदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गया है उसको आपने ट्रेन नहीं किया हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, उसको पता नहीं, वो भी नया नया आया हुआ है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की फील्ड में, तो वो अच्छी तरीके से फील्ड में से रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा नहीं, कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठेगा। ओके तो अगर आपने जिस पर्सन को मतलब न्यूमरेटर को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा, अगर वो अनट्रेन है मतलब उसको अच्छी तरह से ट्रेन किया गया नहीं है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन कैसी मिलेगी आपको, लेस रिलायबल, मतलब अच्छी मिलेगी नहीं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी या फिर गलत इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इसके बारे में बात करेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी। व्हाट इज मीन बाय इनडायरेक्ट इंक्वायरी? तो क्या सर इनडायरेक्ट इंक्वायरी मतलब क्या? तो एनी इंफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो चार हमने यहाँ पे लिखे 1 2 3 4, ये चारों के चारों ऐसी एक्टिविटीज है, अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त हमारे सामने आके खड़ा रह गया तो हम डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते नहीं है, हमें इनडायरेक्टली करनी पड़ेगी। ओके क्यों? क्योंकि हमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट इंक्वायरी के ऊपर मैटर करना है, लेकिन सर डायरेक्ट में जैसे हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं वैसे इनडायरेक्ट में क्यों नहीं कर सकते? तो ये 4 पॉइंट उसके लिए। ओके अगर आपके पास इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करने के जो सोर्सेज है वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको बाय ओन या फिर न्यूमरेटर्स, एट दैट टाइम आपको कहाँ से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, अदर पर्सन के पास से, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। नाउ व्हेन द फील्ड इज लार्ज एंड लैक ऑफ टाइम, बहुत बड़ी फील्ड होती है सर और हमारे पास टाइम बहुत कम, तो हम क्या करेंगे, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उनके पास से वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। मतलब कि डायरेक्ट इंक्वायरी की जो पर्सन्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है हम वहाँ से वो डेटा हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ले लेंगे। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने क्या किया है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी की है, किसी अदर पर्सन के थ्रू वर्क किया है। देन आफ्टर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इज इट कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा कलेक्ट करना कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमें पहली बार ही डेटा कलेक्ट करना है लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके तो हम क्या करेंगे, जो एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करेंगे जो हमारे लिए काम करता होगा और वही डेटा हमें कलेक्ट करके हमें देगा। तो हुआ तो ये डायरेक्ट इंक्वायरी, लेकिन हमने नहीं किया, किसी ने किया, अदर पर्सन ने, थर्ड पार्टी। ये कौन परफॉर्म करता है, थर्ड पार्टी परफॉर्म करती है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबियरेबल। अगर हम खुद डायरेक्ट इंक्वायरी करने जाते हैं तो उसका खर्चा हमें
उठाना मुश्किल रहता है, मतलब हम उस खर्चे को हमारी कंपनी के अंदर बियरेबल कर पाते नहीं है, बियर कर पाते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो डेटा कलेक्ट करने का काम किसी और को दे देंगे, वो पर्सन से डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें दे देगा, ओके, हम उस डेटा का यूज़ करेंगे, ओके। तो ये 4 रीज़न थे कि इनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ती है। ये उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस क्या है इनडायरेक्ट इंक्वायरी का, कि सर फील्ड का कैसी होती है, वाइड। जब भी फील्ड वाइड होती है तो वो हम खुद वहाँ जाके डेटा कलेक्ट करते नहीं है, हम वो काम किसी और को दे देंगे, ओके। तो ये हमारा फ़ायदा है इनडायरेक्ट इंक्वायरी का। देन आफ्टर जो रिस्पोंडेंट होते हैं, सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, व्हाट इज मीन बाय रिस्पोंडेंट। यहाँ पे जो हमने बात की है रिस्पोंडेंट, ओके। और दूसरा एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा था, इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या, तो एनी पर्सन हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड दैट्स कॉल्ड एज न्यूमरेटर। और रिस्पोंडेंट मतलब क्या, तो कि न्यूमरेटर जिस पर्सन के पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता है वो बंदा, दैट्स कॉल्ड रिस्पोंडेंट। मतलब अ पर्सन हु गिव द इंफॉर्मेशन, कौन, अ पर्सन हु गिव द इंफॉर्मेशन इट्स कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट। उसे हम क्या बोलेंगे, रिस्पोंडेंट बोलेंगे। चलो उसके बाद क्या दिया गया है, तो कैसे लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी। उसके बेनिफिट क्या है सर, इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बेनिफिट क्या है, तो ये हमें कम खर्च में, कम टाइम में और लेस एनर्जी, मतलब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है, मेहनत कोई और करेगा, हमें डेटा मिल जाएगा। देन आफ्टर दिया है थर्ड एडवांटेजेस। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं सर, तो एक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वही इंफॉर्मेशन दूसरा डिपार्टमेंट यूज़ करेगा। सब लोग वन बाय वन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाने वाले नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो फॉर द कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट, ओके, वो अदर पर्सन के लिए भी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर सेंसस की कैलकुलेशन होती है, इनकी कैलकुलेशन होती है, सेंसस कैलकुलेशन होती है। तो वो जो सेंसस की कैलकुलेशन होती है एट दैट टाइम, वो पूरे इंडिया के अंदर कौन से पर्सन्स लिव करते हैं, कौन से एरिया में कितने लोग रहते हैं और वो लोग वहाँ पे कौन सी फील्ड के साथ कनेक्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो यही इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दूसरे डिपार्टमेंट जो होते हैं, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट, अगर सेंसस की कैलकुलेशन होने के बाद हमें पता चला कि इंडिया के अंदर ऐसे बिग सिटीज़ के नाम लिया जाए तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, ओके। अगर गुजरात के मेन सिटी की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत जैसे सिटी कनेक्टेड है, ओके, जो बड़े सिटियों में से एक है जहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, रेलवे मिनिस्टर को या फिर रेलवे डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्मेशन देंगे, वो लोग इन सिटीज़ के साथ ज़्यादा ट्रेन को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो रेलवे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव की, तो क्या सेंसस कैलकुलेशन जो जिस डिपार्टमेंट ने किया है वहीं से। तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो जाती है। क्या हो जाती है, बेनिफिशियल। उसके बाद दिया गया है सर डिसएडवांटेजेस। इफ द individual provide the information with prejudiced attitude and information become the less reliable। एक बंदा जो रिस्पोंडेंट है, जो क्या है, रिस्पोंडेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, ओके, एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे, मैंने अभी बोला कि अगर हम कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो वो काम हम किसी अदर पर्सन को दे देते, तो वो बंदा हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। तो अगर वही बंदा, उनका जो एटीट्यूड है वो प्रेजुडाइज होता है, मतलब वो नैरो माइंड का होता है, ओके, वो हमारे ग्रोथ के लिए या फिर हम जो ग्रोथ कर रहे हैं उसके साथ उसे नाइंसाफ़ी हो रही है ऐसा लगता है, या फिर वो बंदा हमारे ग्रोथ से खुश नहीं होता, तो वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या बन जाती है, रिलायबल बन जाती है, लेकिन कैसी, लेस, मतलब वो हमें ज़्यादा काम आती नहीं है। और दूसरी जो लिमिटेशन है वो क्या है, तो क्या थर्ड पार्टी वो गिव द इंफॉर्मेशन, जो बंदा हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है वो पर्सन अगर डिसऑनेस्ट होगा, अच्छा
गुड पर्सन नहीं होगा अपनी लाइफ के अंदर, या फिर इनएफिशिएंट होगा, मतलब वो काम नहीं करता होगा, और अनेबल टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो कैपेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो भी हमें इंफॉर्मेशन जो मिलेगी, जो हमें डेटा मिलेगा, वो डेटा कैसा मिलेगा, गलत मिलेगा। कैसा डेटा मिलेगा, गलत डेटा। तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनरी। ओके, जो हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की तीसरी मेथड थी, वो था मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। उसको हम दो तरीके से फॉलो कर सकते हैं, या फिर लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें से पहला है बाय पोस्ट। हम एक फॉर्म तैयार करेंगे, क्वेश्चनरी फॉर्म, और उस फॉर्म को हम सेंड कर देंगे पर लोगों को उनके घर पे, और वो लोग वहाँ पे घर पे बैठे बैठे वो फॉर्म फिलअप करके हमें वापस भेज देंगे। तो ये वो क्या था, बाय पोस्ट। और दूसरा है बाय एनिमिनेटेड, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला पर्सन खुद जाएगा लोगों के पास, और उनके पास जाके हमारी ये जो क्वेश्चनरी का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करवाएगा अपने हाथों से। तो ये क्या था, देयर आर टू वे ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चनरी मेथड और प्राइमरी डेटा। अब बात की गई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल क्वेश्चनरी। सो व्हाट इज मीन बाय आइडल क्वेश्चनरी? आइडल मतलब एक ऐसी क्वेश्चनरी मेथड जिसको कलेक्ट करना बहुत ही इजी रहता है, एक डेटा जो उसको कलेक्ट करने के लिए इजी बनाता है, दैट्स कॉल्ड एज आइडल क्वेश्चनरी। लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, मतलब वो कौन सी क्वेश्चनरी होती है जो आइडल क्वेश्चनरी में गिनी जाएगी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला, एवरी क्वेश्चनरी मस्ट बी क्लियर एंड इजी। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनरी के अंदर वो क्लियर एंड इजी होने चाहिए, जिसकी वजह से जो बंदा हम इंफॉर्मेशन देने वाला है, जो बंदे के पास हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उनके पास से जो क्वेश्चन है वो इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको इंफॉर्मेशन के बारे में या फिर क्वेश्चन के बारे में इजीली पता चल सके। तो वैसा होना चाहिए हमारी क्वेश्चनरी, कैसी होनी चाहिए, क्लियर एंड ईजी होनी चाहिए, जिसकी वजह से रीडर अच्छी तरह से उसको समझ सके, उसको आइडिया आ सके। उसके बाद दिया है सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। क्वेश्चनरी के अंदर जितना हो सके उतना हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं सर, जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इजी, ओके, एंड कम होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अगर होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस हम अच्छी तरीके से कलेक्ट कर सकते नहीं है, या फिर कोई बंदा उसको आंसर देने में कैसा रहेगा, कैसा रहेगा पर्सन आंसर देने के लिए, कैपेबल रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बंदा अवॉइड करेगा सर, क्या करेगा, अवॉइड, कि सर कौन ये 10-15 आंसर, अगर क्वेश्चन है तो आंसर दे देंगे, लेकिन अगर 40-50 क्वेश्चन पूछ लिए तो वो उस क्वेश्चनरी को अवॉइड करेगा, उसका आंसर देगा नहीं। देन आफ्टर द क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनरी शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। मतलब जो एक्टिविटीज, जिस एक्टिविटी के लिए आपने क्वेश्चनरी बनाई है उनके रिलेटेड ही क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस आपकी फील्ड के या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के बाहर के होने चाहिए नहीं। मतलब 2 बार चेक कर लो कि आपने जो क्वेश्चन पूछे वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पूछे है कि नहीं। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट। हमारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब कि आप उसको इजीली समझ सकते हो, एंड शॉर्ट मतलब उसका आंसर इजी होना चाहिए, एंड क्वेश्चन भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर बिग क्वेश्चन होगा तो समझने में के लिए वो कैसा रहेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई क्वेश्चन शॉर्ट, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, इजीली समझ सके वैसे होने चाहिए। देन आफ्टर हमने जो क्वेश्चंस क्वेश्चनरी के अंदर 1 बाय 1 पूछे हैं, उनका जो सीक्वेंस है, ओके, वो सीक्वेंस भी लॉजिकल होना चाहिए, अरेंजमेंट लॉजिकल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन को क्वेश्चनरी के अंदर पूछते हो कि आपकी एजुकेशन क्या है, ओके, तो वो बंदा आपको बताता है कि वहाँ पे मैं ग्रेजुएट हूँ। क्या बताता है, ग्रेजुएट, मतलब मैंने कोई किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से बेसिक डिग्री जो होती है, बैचलर डिग्री, वो रिसीव की है, लेकिन तुरंत उसके बाद आप उसको ये क्वेश्चन पूछते हो कि भाई आपने 10th पास किया, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है सर। अगर उस बंदे ने बैचलर डिग्री रिसीव की है
तो वो 10th एंड 12th पास होगा ही, उसके बाद ही वो कॉलेज में जाएगा। तो ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछने नहीं है, मतलब कि हमारे क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, लॉजिकल। ओके, आप उसको डायरेक्ट ही पूछ लो भाई आपका एजुकेशन क्या है, तो वो तुरंत बता देगा कि मैं 12th पास हूँ। तो उसके बाद आपको उसको क्वेश्चन नहीं करना है कि तूने कॉलेज की है या फिर 10वीं पास की है, पता है 12th पास है, ओके, उससे आगे उसने पढ़ा नहीं है तो मतलब कॉलेज नहीं की है, और 10th किया होगा उसके बाद ही 12th किया होगा। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन हमारे क्वेश्चनरी के अंदर ध्यान में रखने सर। देन आफ्टर क्वेश्चंस अबाउट द पर्सनल लाइफ, ज्यादा लोगों की पर्सनल लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चनरी के अंदर होने चाहिए नहीं, क्योंकि लोग ऐसी क्वेश्चनरी को आंसर देना क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं सर। देन आफ्टर तो क्या सर, आंसर ऑफ द पर्सन्स क्वेश्चंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाले होने चाहिए नहीं, इजीली यस और नो में दे जा सके वैसे ही होने चाहिए, या फिर नॉर्मल लिख के दे सके। अगर आपने क्वेश्चंस वाले पूछ दिए कि भाई आपके घर की एवरेज सैलरी क्या है, ओके, आपके यहाँ पे लोग बीमार पड़ते हैं तो आपके घर के अंदर एवरेज खर्चा कितना आता है बीमारी का, आपके घर में कितना शुगर का खर्चा आता है एवरेज, तो ये सब कैलकुलेशन वाले हैं। एवरेज मतलब उनको पहले तो पूरे साल का खर्चा निकालना है, उसके बाद उसकी एवरेज निकालनी है, तो ये कैलकुलेशन हो गई, मतलब डिफिकल्ट बन जाएगा, सब लोग इसे समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे पर्सन्स पढ़े लिखे होते नहीं है, दैट्स व्हाई। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए नहीं। एंड देन आफ्टर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर मस्ट बी इन यस और नो, ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर सिंपल एंड शॉर्ट यस और नो में पूछे जाते होने चाहिए, जिसकी वजह से उसका आंसर देना कैसा हो जाए, इजी। तो ये थी थर्ड मेथड, ओके, मेथड ऑफ क्वेश्चनरी विच इज हेल्पफुल टू अस फ्रॉम फील्ड, किस चीज के लिए, तो फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए यूजफुल है। तो हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड के बारे में आज सीखा है, पहली डायरेक्ट इंक्वायरी, दूसरी इनडायरेक्ट इंक्वायरी और तीसरी थी मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। थैंक यू।